हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें कि लगभग 1 घंटे का महा एपिसोड। जी हाँ बच्चों, 1 घंटे की स्पेशल वीडियो क्लास 11th का आपका फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि जो बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट के हैं इनका 28 फेब को, और जो बच्चे इवनिंग शिफ्ट के हैं इनका 2 मार्च को फिजिकल एजुकेशन का आपका जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम, वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी के 28 फरवरी और 2 मार्च के पेपर के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर के बारे में, जिसके हर एक क्वेश्चन को आपको मैं इस 1 घंटे के महा एपिसोड के अंदर लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, हिंदी और साथ ही साथ इंग्लिश सभी में समझाने वाला हूं बच्चों। और पता है, ये हमारी जो वीडियो है आपके फाइनल एग्जाम के लिए सैंपल पेपर नंबर 4 की रहने वाली है। इसके अलावा अभी कम से कम इस चौथे पेपर के अलावा 4 से 5 सैंपल पेपर की वीडियोस और आएंगी अभी आपकी, और वो भी वन शॉट ही आएंगी। हर एक घंटे में हम पूरा एक पेपर समझ लिया करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, एक बार पेपर का पैटर्न फटाफट से देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पेपर में 5 खंड 37 प्रश्न होंगे। खंड का के अंदर टोटल आपके 18 एमसीक्यू होने वाले हैं। खंड जो बी है इसमें 2 नंबर के 6 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 करने हैं आपको। सेक्शन सी के अंदर 3 नंबर के 6 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको टोटल 5 करने हैं। चौथे खंड में आपके जो है ना, यहाँ पे 4 नंबर के केस स्टडी वाले क्वेश्चन होने वाले हैं, और 5वें खंड में 5 नंबर के हैं तो 4 क्वेश्चन करने आपको 3 हैं। ऐसे इंग्लिश में सेक्शन ए बी सी डी ई आपका ये रहेगा पैटर्न, सिंपल सा एमसीक्यू 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 5 नंबर के। ओके, तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा ये जो 1 घंटे का सेशन है ना, इस 1 घंटे में आपको मैं ये पूरा का पूरा सैंपल पेपर बहुत अच्छे से सॉल्यूशन के साथ मैं समझाऊंगा, पूरा पेपर करवाऊंगा। और हाँ, जो भी क्वेश्चन करवाने वाला हूं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं, रिपीटेड हैं, और ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पिछले साल भी एग्जाम में आए थे और इस बार भी पेपर में रिपीट होने के चांसेस हैं। इसीलिए बच्चों, सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा, अच्छी तैयारी करनी है तो। ठीक है, तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं। रेडी हो आप लोग आने वाला 1 घंटा मेरे साथ पढ़ाई करने को? तो चलो बच्चों, शुरुआत करेंगे आज की इस वीडियो की। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखो, ये जो हमारा पहला वाला पेपर है, ठीक है, पहला नहीं, ये हमारा जो चौथा पेपर है ना, ये वाला, ठीक है, इसके साथ ही साथ हमने आपको 1-2 पेपर और करवा रखे हैं, उसकी भी आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा इसमें। तो क्या होगा, इससे आपको बहुत सारे जो पिछले क्वेश्चन है उनका रिवीजन भी हो जाएगा, और कुछ नए क्वेश्चन जो आपको इस पेपर में बताऊंगा चौथे वाले में, ये भी पता चल जाएंगे। ठीक है, चलो बच्चों, खंड ए यानी कि सेक्शन ए शुरू होने वाला है, और ये रहेगा हमारा 18 मार्क्स का, यानी कि 18 नंबर का हमारा ये आएगा। ओके, सारे के सारे बच्चे इस 18 एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है आप जरूर करना। डेफिनेटली आपको इससे पता चल जाएगा कि आपने कितनी प्रिपरेशन की हुई है। ठीक है, चलो बच्चों, शुरू करेंगे। सारे बच्चे आंसर करेंगे लाइव सेक्शन में, देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले और सही आंसर करेगा। पहला क्वेश्चन देखो, हिंदी में समझाता जाऊंगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्वेश्चन को यहां से पढ़ते चलें और अपने ऑप्शंस को भी। ठीक है, देखो बच्चों, इस अभ्यास या फिर इस प्राणायाम में दोनों नासिका छिद्रों का उपयोग श्वास लेने के लिए, बाएं छिद्र का उपयोग श्वास छोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा प्राणायाम है बच्चों जिसमें दोनों नासिका छिद्रों का उपयोग होता है। ठीक है, श्वास लेने के लिए, और जो बायां वाला है इसका उपयोग होता है सांस को छोड़ने के लिए। तो ये किस प्रकार के प्राणायाम में आता है बच्चों? ठीक है, अनीश, वेरी गुड, सी आंसर है, बहुत अच्छे बच्चे, उज्जयी प्राणायाम। ठीक है, ये होता है आपका उज्जयी प्राणायाम, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, हमारे शरीर में मौजूद वसा यानी कि फैट, अस्थि यानी कि बोन्स, जल दैट मीन्स वाटर, मांसपेशी यानी कि जो मसल्स होती है, इस ये जो है ना, इसका परसेंटेज मानव के शरीर में क्या कहलाता है? यानी कि फैट, बोन, वाटर, मसल्स, ये सभी हमारे शरीर में क्या कहलाएंगे? फटाफट से सोचो, क्या कहलाता है ये? वेरी गुड, ये कहलाता है शरीर की संरचना, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर बोलेंगे वैसे तो इसे, ठीक है, कंपोजिशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये है आपका। जी सर, समझ गए, वेरी गुड, ए वाला है। अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, जो काइंजियोलॉजी है, काइंजियोलॉजी ये डैश का अध्ययन है। तो काइंजियोलॉजी किस तरीके का अध्ययन है बच्चों? काइंजियोलॉजी का हिंदी मीनिंग होता है पेशीय गति विज्ञान। ठीक है, तो काइंजियोलॉजी किसका अध्ययन है बच्चों? गति का अध्ययन है।
क्या नाम है, स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें बेसिकली जो वाडा है, वाडा, इसका हमें पूर्ण रूप लिखना है। तो बच्चों जो वाडा होता है इसका पूर्ण रूप क्या है, फटाफट से सारे बच्चे इसका आंसर करें। इसमें से वाडा का पूर्ण रूप क्या हो सकता है, जल्दी से सोचो, आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, ओके, तो ये बेसिकली पता है उससे संबंधित है, वो डोपिंग वगैरह नहीं होती हैं उसकी एजेंसी से। चलो करते हैं। ओके, फोर्थ का सी, वर्ल्ड एंट्री, नहीं बच्चे, एंट्री नहीं है, एंटी है। ठीक है, एंट्री नहीं, एंटी है। ठीक है, तो वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, ऑप्शन डी वाला करेक्ट है आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें देखिए क्या है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन से अक्षमता शिष्टाचार है। अक्षमता शिष्टाचार यानी कि जो एक डिसेबल्ड बच्चे के साथ में किए गए व्यवहार को दर्शाता है, कैसे व्यवहार करना चाहिए उस बच्चे के साथ में, कुछ ऐसे नियमों का समूह होता है। ठीक है, तो इसमें कौन से सही है, तो एक अक्षमता शिष्टाचार क्या होता है कि परिवेश में समावेशन की संस्कृति को विकसित करना। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर संचार उपकरण का उपयोग करना, यानी कि जब आप किसी डिसेबल्ड बच्चे से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप मिल रहे हैं, तो वैसे उसमें किसी को बोलने में दिक्कत है, ठीक है, किसी को सुनने में दिक्कत है, तो आप आवश्यकता पड़ने पे जो कम्युनिकेशन उपकरण है उसका उपयोग करते हैं। अक्षम व्यक्ति के साथ बराबरी पे बैठे, ठीक है, अक्षम व्यक्ति अगर धरती में बैठा है तो धरती में बैठे, सोफे पे है सोफे पे, व्हील चेयर पे है तो आप भी एक चेयर पे बैठे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा और आपके अंदर भी। आंखों से संपर्क करें, व्यक्ति से कभी ना बचे। होता है ना कि आपको अंदर से घृणा होती है कि यार कहाँ आ गया मैं, किससे बात कर रहा हूँ, क्या मजबूरी है, लेकिन नहीं, उसके साथ में कॉन्फिडेंस होकर आंखों में आंखें डाल के बात करो। ये होता है अक्षमता शिष्टाचार। तो जितनी इंफॉर्मेशन यहां आपको दी जा रही है सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों, मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, अच्छी बात है, और जो नहीं कर रहे हैं भाई ये गलत बात है, आंसर करो जल्दी से फिर, है ना। चलो, तो कौन सा यहाँ पे डिसेबिलिटी एटिकेट्स हैं, यहाँ पे सारे के सारे हैं, दैट मीन्स सी वाला है। चलो, क्वेश्चन नंबर है 6। अब इस प्रश्न में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या है कि हमें कुछ नाम दिए गए हैं और ये पहचानना कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं, इस तरह से। ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहला है स्थिर शक्ति। अब स्थिर शक्ति कब होती है बच्चों, स्थिर शक्ति कब होती है, देखो ये रहा, ये होती है तब स्थिर अवस्था में प्रतिरोध के विरुद्ध मांसपेशियों की कार्य करने की योग्यता। ठीक है, प्रतिरोध के विरुद्ध मांसपेशियों की कार्य करने की योग्यता। अधिकतम शक्ति, अधिकतम शक्ति का क्या मतलब होता है कि एक ही प्रयास में अधिकतम प्रतिरोध के विरुद्ध मांसपेशियों की कार्य करने की योग्यता, एक ही प्रयास में ज्यादा। ठीक है, फिर होता है विस्फोटक शक्ति। इसका मतलब होता है बच्चों कि अधिकतम या फिर उच्च गति से प्रतिरोध पर नियंत्रण करना। ठीक है, एंड देन लास्ट सहनशीलता। ये तो सब सभी को पता होगा कि थकान की अवस्था में भी एक व्यक्ति के द्वारा काम करते ही रहना शक्ति सहनशीलता कहलाता है। बस हो गया आंसर। ओके बच्चों, चलो तो कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, ए वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये देखेंगे पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का सी, दैट मीन्स ये वाला आपका राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, चलो सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों। तो पहले का आपका हो जाएगा डी, दूसरे का हो जाएगा बी, तीसरे का हो जाएगा ए, चौथे का सी, एंड ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। इसमें पूछा गया है स्पलनेस यानी कि लोच, इसका क्या अर्थ होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पलनेस। जल्दी से सोचो बच्चों, इसका मीनिंग क्या होता है। वेरी गुड, लचक बोलते हैं। ठीक है, लोच यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं इसको, लोच का मतलब ही लचक होता है ना। तो आंसर मैंने वही छुपा रखा था। आगे देखो, दूसरे श्वास के क्या लक्षण है। दूसरे श्वास यानी कि जो सेकंड ब्रीथ होती है, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि तेजी से सांस चलना, तेजी से सांस चलना, या फिर छाती में घुटन होना। इनमें से कोई नहीं, या फिर ए और बी दोनों। तो क्या है, डी वाला, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, दूसरे श्वास का ये मतलब होता है बच्चों। यहां पे मैं देख रहा हूं कि बहुत से बच्चे आंसर कर रहे हैं और जो कि मोस्ट ऑफ द यहां पे सही ही हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं बच्चों, आपके लिए फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी आप इन एमसीक्यू का आंसर यहां नहीं करोगे तो फिर अगर एग्जाम में आएगा तो वहां फिर क्या लिखोगे, हाँ क्या लिखोगे फिर वहां पे, है ना। तो आप भी आंसर करो। ओके,
तो आंसर क्या है इसका, डी वाला यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। चलो क्वेश्चन है हमारा 9th, इसमें पूछा गया है डैश को मापने के लिए भारोत्तोलन सिट अप द्वारा मापा जाता है। ठीक है, यानी कि इसको मापने के लिए क्या होता है, बेसिकली जो भारोत्तोलन है इसके द्वारा इसको मापा जाता है। ठीक है, तो इस खेल के माध्यम से किसे मापा जाता है बच्चों, फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे, किसे मापा जाता है। सर आज इंग्लिश का पेपर है, हाँ पता है बच्चों, आज जो क्या नाम है इवनिंग शिफ्ट के बच्चे उनका इंग्लिश का पेपर है, आई नो, इसीलिए तो ये सेशन मैंने थोड़ा जल्दी लिया है ताकि आपके पास में टाइम बचे, फिर आप एग्जाम भी देने जा पाओ। सो आंसर है आपका मांसपेशीय सहनशक्ति, यानी कि मस्कुलर एंडोरेंस को मापता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 10th है बच्चों। अभिकथन ए कहता है ओलंपिक प्रतीक को ही ओलंपिक ध्वज की मान्यता है जो पहली बार 1920 एंटवर्प ओलंपिक खेलों में फहराएगा। बिल्कुल सही बात है भाई, कि जो हमारा ओलंपिक का प्रतीक है, एक मिनट रुकिए, मैंने आपको एक चित्र भी दिखा देता हूं ओलंपिक प्रतीक के बारे में, मैंने आपको करवा रखा है पहले भी। ठीक है, एक सेकेंड, ओलंपिक प्रतीक, ओहो इस वाले में नहीं है क्या, आई थिंक वो सेकंड वाले में, देखो मैं वो पेपर भी निकालता हूं और फिर आपको ढंग से दिखाता हूं ओलंपिक प्रतीक के बारे में। ठीक है, एक बार सारे बच्चे तब तक मुझे चैट सेक्शन में ये बताओ कि ओलंपिक प्रतीक में कितने रंग होते हैं, ये जो 5 रंग होते हैं ना, उन वो रंगों के नाम क्या है। ठीक है, जल्दी से नाम बताओ मुझे फटाफट से, तब तक के लिए मैं आपके लिए वो चित्र निकालता हूं और फिर आपको मैं ढंग से समझाऊंगा। ठीक है, जल्दी से बताओ कितने रंग होते हैं, क्या नाम है उनके। ओके तो हम निकालते हैं, ये रहा देखो बच्चों। ठीक है, मैंने बोला था ना आपको करवा रखा है मैंने ये वाला चित्र। चलो अब चित्र को देख लेते हैं एक बार। अब चित्र में आप देखेंगे तो ये ओलंपिक प्रतीक है ना। अब इसमें ये है ब्लू कलर है, ये है ब्लैक, रेड है, येलो है, ग्रीन है। तो जिन बच्चों ने चैट सेक्शन में ये आंसर दिया है तो आप बिल्कुल सही हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो कौन कह रहा है 6 कलर है, 5 कलर हैं बच्चे। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं इसके, तो ये भी आपको मैं करवा दूंगा, चिंता मत करो। वेल अभी के लिए बस आप इतना ये समझो कि ओलंपिक प्रतीक जो है, ठीक है, ओलंपिक प्रतीक, इसको ही ओलंपिक ध्वज की मान्यता दी गई है और पहली बार कहाँ फहराया गया था, 1920 एंटवर्प में। कारण ओलंपिक ध्वजों में 5 रंगों के नीचे सिटियस, अल्टियस, क्या नाम है, फोर्टिशन और कम्युनिटर, इसका ये लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है तेज, ऊंचा, ताकतवर और एक साथ। ये कम्युनिटर की जगह टुगेदर भी लिख सकते हो, है ना। तो इसका मतलब होता है तेज, ऊंचा, ताकतवर और एक साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो एक तरफ बात की गई है ओलंपिक प्रतीक की मान्यता है और एक तरफ इसमें रंगों की बात की गई है। तो मे भी यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, दोनों सही भी हैं और दोनों संबंध भी हैं, दोनों को आपस में एक दूसरे संबंध है ना। ओलंपिक ध्वज की बात हो रही है दोनों में, तो हाँ व्याख्या भी है और सही भी है। ठीक है जी सर, बिल्कुल सही है। चलो सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख लेंगे, आपका ये क्वेश्चन है और राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 11th, शरीर का वह कौन सा बिंदु है जिसके चारों ओर वजन बराबर बटा रहता है। यानी कि शरीर का वो बिंदु जिससे कि हमारा जो वजन है ना वो एकदम इक्वली डिवाइडेड रहता है, तो वो कौन सा होता है बच्चों, फटाफट से बताएंगे। ए वाला गतिशील संतुलन, नहीं, गुरुत्वाकेंद्र, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि यहीं से तो हमारे शरीर का वजन बटा रहेगा ना, हमारे शरीर का जो गुरुत्वाकेंद्र है। क्वेश्चन 12, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, एक सेकंड, आईओसी है तो ये नहीं, ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से सी। ओके, तो फटाफट से बताएंगे बच्चों कि ये जो है इंटरनेशनल ओलंपिक, ये क्या नाम है, संघ हमारा, ये बेसिकली कब बना था। तो एक बार सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे, ये कब बना था, जल्दी से जल्दी आंसर करेंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हमारी कब बनी थी बच्चों, जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड, 1894, वेरी गुड, क्या बात है, मोस्ट ऑफ दी बच्चों का राइट आंसर है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका यहाँ पे 1894। चलो क्वेश्चन नंबर है 13, ओलंपिक प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं। तो अभी आपको मैंने बता दिया 5 छल्ले होते हैं। तो ऐसा एक आधा क्वेश्चन होगा जो बहुत ही इजी आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ये वाला क्वेश्चन है, शारीरिक पुष्टि के कितने घटक होते हैं। तो बच्चों शारीरिक पुष्टि के टोटल कितने घटक होते हैं, अभी आपको इसका मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्या नाम है, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितने घटक होते हैं। ठीक है, ये देखो, ये हमारा क्वेश्चन है, शारीरिक पुष्टि के अंग, ठीक है। तो कितने अंग हैं, एक होता है शक्ति, ठीक है,
एक होता है शक्ति, किसी भी कार्य को करने की जो हमारी शारीरिक क्षमता होती है वो शक्ति कहलाती है। एक होता है गति, कि किसी भी कार्य को हम उस क्रिया को कितनी तेज गति से कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम गति कहते हैं। एक होता है सहन क्षमता, हम किसी भी कार्य को क्या नाम है, थकावट के बावजूद भी उसको जारी रखते हैं, ऐसी योग्यता को सहन क्षमता कहते हैं, ठीक है। लचक क्या होता है बच्चों? लचक जो हमारे शरीर के जोड़े हैं, जैसे कंधे, कूल्हे, इनकी जब गति होती है, ठीक है, और इनमें मांसपेशियों की लंबाई, संयुक्त संरचना, इनसे ये प्रभावित होते हैं, तो इसे लचक कहते हैं। तालमेल संबंधी योग्यताएं होती हैं जो कि हमें कार्य में, आपस में, समाज में भी तालमेल बनाने में और बेसिकली गति क्रियाओं में सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने में मदद करती हैं, ठीक है, बिना असंतुलित हुए, इस तरह से। तो कितने हो गए बच्चों? 5। वेरी गुड। सर जी एमसीक्यू का वीडियो अलग बना देना। बिल्कुल बच्चे, एमसीक्यू के लिए आपके लिए मैं एक अलग लाइव सेशन ले लूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो कितने हमारे सारी पुष्टि के घटक हो गए? अब देखो मैंने आपको समझा भी दिया 5 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से, और आपको ये भी बता दिया है, तो अब तो बताओ ना कितने हो गए? हाँ 5 है, वेरी गुड। कितने? 5 होते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर है 15। किसके अनुसार लचीलापन प्रतिकूल परिस्थितियों में वापसी करने की क्षमता है? यानी कि जो क्या नाम है, क्या नाम है, एक सेकेंड, रिसाइलेंस, यानी कि लचीलापन किसी भी काम के प्रति, ये किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में वापसी करने की क्षमता कहते हैं इसको। तो ये किस व्यक्ति ने कही है बच्चों? फटाफट से सोचिए कौन है वो। वेरी गुड, ये है कहाँ चला गया, जॉन स्टुअर्ट, ठीक है। किसने कही थी? स्टुअर्ट ने कही थी ये बात। क्वेश्चन 16। एक खिलाड़ी में निराशा का मुख्य कारण क्या है? यानी कि अगर कोई भी खिलाड़ी जो है वो डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, तो आखिर क्या रीजन है उसका, ठीक है। तो खिलाड़ी के स्वयं के प्रदर्शन का कम होना, इससे तो खैर बहुत ही कम होता है। अच्छे प्रदर्शन के कारण, ये तो कभी नहीं होता भाई, अच्छे प्रदर्शन से कौन कौन निराश होना चाहेगा। खेल प्रतियोगिता के प्राकृतिक परिणाम नहीं, बल्कि वो योग्यता और आकांक्षा का बेमेल स्तर होना, यानी कि जो उसकी योग्यता है उससे ज्यादा वो आकांक्षा रखता है ना। तो ऐसी स्थिति का जब जो है ना, जो क्या ना, मिसमैच हो जाता है, वो सोचता कुछ हो रहा है, करता कुछ हो रहा है और होता कुछ हो रहा है, तो ये जो है ना एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी वाला है। चलो अब है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमसे पूछा गया है बीएमआई श्रेणी में मोटापा 2 कितने से कितने में होता है, ठीक है। अब मोटापा 2 भाई कितने से कितने में होता है, इसके बारे में बताना है। तो फटाफट से जल्दी बताओ कि बीएमआई श्रेणी में मोटापा जो सेकंड है ये कितने से कितने में होता है। देखते हैं कितने बच्चों को पता है मोटापा सेकंड के बारे में, ताकि पता चल जाए कि हाँ आपको ढंग से आता भी है कि नहीं। और यहाँ पे पता है मैं आपको सारे बीएमआई बता दूंगा अभी, ठीक है, सारे जो बीएमआई है ना। हो वॉइस चली गई थी। अच्छा वो मैंने लाइव देख लिया चैट, एकदम से वॉइस चली गई। अच्छा ठीक है, इसको ना दोबारा समझा देता हूँ आपको क्योंकि वॉइस चली गई थी। देखो बच्चों ठीक है, अब ध्यान से सुनो। देखो अगर बीएमआई इंडेक्स की हम बात करें, ठीक है, एक सेकेंड, जो हमारा बीएमआई इंडेक्स होता है बॉडी मास इंडेक्स,
तो इसमें अगर वेट 18.5 से कम है तो वो क्या है, वो उसका भार बहुत कम है, ठीक है। लेकिन अगर VMI जो है ना वो 18.5 से 24.9 है तो ये कैसा भार है, ये नॉर्मल वेट है, ठीक है। NW यानी कि नॉर्मल वेट है। और अगर 25 से लेके 29.9 है, ठीक है, 25 पॉइंट से 29.9 है तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, ये क्या कहलाएगा, ओके वेरी गुड, ये कहलाएगा ओवरवेट, इसे हम बोलते हैं अति भार, ठीक है, इसे हम अति भार कहते हैं, ठीक। और जो 30 से लेके 34.9 तक होता है ये ऑब्जेक्टिव 1 यानी कि मोटापा 1 होता है। और 35 से लेके 39 ये होता है ऑब्जेक्टिव सेकंड। तो मोटापा 2 किसने में है, ऑब्जेक्टिव सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। तो अब बताओ बच्चों आपका ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा हुआ कि नहीं, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। हाँ सर हो गया हो गया हो गया, जी सर समझ गए, चलो वेरी गुड, ये सी वाला हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला है कि बचपन में एक बच्चे का व्यवहार सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। मान लीजिए आप बचपन में हैं, अडल्टहुड में हैं, ठीक है, अडल्ट नहीं चाइल्डहुड में, तो आपका जो व्यवहार है वो किससे ज्यादातर प्रभावित होगा, अपने साथियों से नहीं, स्कूल से नहीं, किसी समुदाय से नहीं, बल्कि आपके ही परिवार से। इसीलिए तो कहते हैं यही परवरिश दी है क्या तुम्हारे परिवार में तुम्हें, है यही सिखाते हैं तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें, है ना। तो ऐसे क्या होता है, ये परिवार का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है चाइल्डहुड में ज्यादातर, बाकी तो फिर जब बड़े होते हैं तो हर एक का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार सारे बच्चे मुझे चैट सेक्शन में जल्दी से बताओ कि 18 आउट ऑफ आपने कितने के सही आंसर गैस किए थे, जिस बच्चे ने, जो बच्चा भी आंसर कर रहा था, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आप सही से पढ़ रहे थे कि नहीं। अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं अपने अगले खंड की। खंड नंबर बी रहेगा हमारा, सेक्शन बी, जो कि रहेगा 10 नंबर का, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ से 19 से लेके हमारे आगे के ना, वो हमारे 2 नंबर के 6 हैं, लेकिन हमें 5 ही करने हैं केवल, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 से, ठीक है। 19 क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चों के राइट आंसर आए थे, कितने, कोई 15 कह रहा है, कोई कह रहा है 16, 17, वाह 20 कौन कह रहा है भाई, 20 तो है ही नहीं, 20 तो MCQ कराया ही नहीं मैंने गलत बात है भाई, 20 तो मैंने कराया ही नहीं है। चलो क्वेश्चन 19, खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई और इसमें शामिल खेल त्योहारों के नाम बताओ, जो नए खेल त्योहार है, ठीक है। सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों कि यहाँ पे बताया गया है कि व्हेन वाज द खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्टेड एंड नेम द स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स इन्फ्लुएंस्ड इन इंडिया, ठीक है। तो बच्चों बहुत सारे बच्चों का ना एक क्वेश्चन उठ रहा है कि सर जी हमारी किताब में 2017 दे रखा है, गूगल पे 2018 बताते हैं, तो हम किसको माने, ठीक है, हम किसको माने। तो आप अपनी किताब की बात सुनो, ठीक है, इसलिए क्योंकि भाई आंसर तो किताब के हिसाब से लिखना है ना। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत 2017 में हुई थी। नए खेल इसमें शामिल कौन कौन से हुए थे, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, ठीक है, शीतकालीन है तो सिंपल सी बात है शीत ऋतु में यानी कि बर्फ वगैरह पे खेले जाते होंगे, जैसे कि आइस हॉकी, आइस स्केटिंग 2020 से शुरू हुए थे। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल, ये भारत के बीच के मुकाबले 2020 में शुरू हुए थे, है ना। तो ये है, आप समझ गए ना अच्छे से, हाँ जी से समझ गए। चलो क्वेश्चन इसी का इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, आंसर लिखा हुआ है खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 2017 को, बाकी छोटी छोटी ये बातें हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और है खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में, इसमें शामिल किए गए किन्हीं 2 नए मिशन के नाम लिखिए, ठीक है। तो 2 नए मिशन कौन से थे या फिर इसका उद्देश्य क्या था स्थापना करने का। स्थापना करने का एक उद्देश्य था बिना किसी भेदभाव के सभी आयु वर्ग के खेलों में बढ़ोतरी, यानी कि हर एक स्त्री पुरुष जाति भाषा हर एक व्यक्ति खेलों में और जो है वो भाग ले सके, हर एक आयु का व्यक्ति भाग ले सके, ठीक है, युवा हो या फिर बच्चे हो सभी का सर्वांगीण विकास किया जा सके, ठीक है, स्त्री हो पुरुष हो ट्रांसजेंडर हो व्हाटएवर सभी लोग खेल में भाग ले सकें, स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए और खेलों के द्वारा अपने देश का राष्ट्रीय गौरव और आर्थिक अवसर विकसित करने के लिए भी इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है जी सर बिल्कुल सही। चलिए अब इसी का सेम देख लेंगे यहाँ पे, राइट एनी 2 मिशन ऑफ द खेलो इंडिया प्रोग्राम, तो यहाँ पे देख लीजिए सारी चीजें लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, नाड़ी शोधन प्राणायाम और सूर्य भेदन प्राणायाम इनका वर्णन कीजिए। तो बच्चों नाड़ी शोधन प्राणायाम और सूर्य भेदन प्राणायाम ध्यान से समझो, देखो नाड़ी शोधन,
नाड़ी शोधन प्राणायाम का दूसरा नाम होता है अनुलोम विलोम। तो एमसीक्यू में आ सकता है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम का दूसरा नाम क्या है? अनुलोम विलोम। क्योंकि देखो विलोम का अर्थ होता है उल्टे क्रम में निर्मित। तो इस अभ्यास का नाम इस तथ्य से मिलता है कि सांस लेने और छोड़ने के लिए नासिका के उपयोग का क्रम समय पर उलट जाता है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो नासिका का जो क्रम समय है वो उतना ही पलट जाता है। ठीक है, फिर सूर्य भेदन आता है। तो भेदन का से क्या होता है? किसी को पार करना। तो सूर्य भेदन प्राणायाम में सारी सांसें खींचना दाहिनी नासिका से और सारी सांसें छोड़ना बाईं नासिका से, इसको सूर्य भेदन प्राणायाम बोलते हैं। ठीक है, एक तरफ खींचना एक तरफ बाहर निकालना, बस ये होता है। तो एक हो गया नाड़ी शोधन यहाँ पे, एक हो गया आपका सूर्य भेदन। बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके चलिए, अच्छा सर मुझे पता है, चलो तो यहाँ पे देख लेंगे डिस्क्राइब नाड़ी शोधन प्राणायाम, सूर्य भेदन प्राणायाम। तो ये रहा आपका और इजीली आप यहाँ से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन है 22। इसमें बच्चों 3 पॉइंट हैं, वैसे 2 पूछेंगे, मैं आपको 3 बता रहा हूँ। आकुचन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो आकुचन अपवर्तन इंग्लिश में देख लीजिए। एक्सप्लेन कॉन्ट्रैक्शन एंड रेफ्रैक्शन, क्या नाम है, रेफ्रैक्शन। तो ये क्या होते हैं बच्चों, ध्यान से समझो। सबसे पहले आकुचन, यह झुकने वाली गति है जिसमें चलती हुई हड्डियों के बीच का कोण जोड़ पर घट जाता है। फिर अपवर्तन, यह शरीर के मध्य रेखा या फिर शरीर के मध्य तल से दूर जाने वाली अंग की गति होती है। एक घूर्णन एक्स्ट्रा ले लिया मैंने, जिसमें है ये एक हड्डी का अपनी लंबी धुरी के चारों ओर घूमता है। एक हड्डी की अपनी लंबी धुरी के चारों ओर घूमता है ये। ठीक है, तो घूर्णन तो पता चल गया, आकुचन अपवर्तन इस तरीके से। सेम इंग्लिश में फ्लेक्शन, रेफ्रैक्शन एंड रोटेशन हो जाएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन है बच्चों, महिला के कमर कूल्य के अनुपात की गणना करनी है जिसकी कमर की परिधि 38 इंच है, और साथ ही यह भी बताइए कि वो किस श्रेणी में आएगी। ठीक है, तो देखो एक महिला के कमर या कूल्य के अनुपात की गणना करनी है जिसकी परिधि कितनी है, 28 इंच है। तो देखो कैसे निकालेंगे, कमर की परिधि इंच में, तो और कूल्य की परिधि 38 इंच है, बेसिकली कितनी, 38 इंच है। तो कमर कूल्य के अनुपात की कैसे निकालेंगे, कमर की परिधि और बटे में कूल्य की परिधि, है ना। तो बेसिकली ये हो जाएगा, और वह कम स्वास्थ्य जोखिम की श्रेणी में आएगी। तो निकालेंगे कैसे, इस तरीके से। और किस श्रेणी में आएगी, तो इस श्रेणी में आएगी। ठीक है, कम स्वास्थ्य जोखिम वाली श्रेणी में, है ना। सेम इंग्लिश में कैलकुलेट इस तरीके से, और ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है ना इस तरीके से आंसर लिखना है। ओके बच्चों, आ रहा है समझ। 38 इंच, यस सर जी, वेरी गुड। चलो अब एक क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन वैसे आपका 3 नंबर में भी आ सकता है। श्वास, जो हमारी श्वसन प्रणाली है, इसके क्या कार्य होते हैं। श्वसन प्रणाली यानी कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके क्या काम होते हैं। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होते हैं इसके, जैसे कि श्वसन प्रणाली जो है हवा और खून के बीच ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है। ठीक है, ये ध्वनि उत्पन्न करता है, और क्या नाम है, ध्वनि उत्पन्न करने में हमारी मदद भी करता है। रक्त पीएच, ठीक है, रक्त पीएच को नियमित करता है, और साथ ही कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं से रक्षा करने के लिए श्वसन प्रणाली विभिन्न स्तरों पर शरीर में जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनकी प्रविष्टि पर भी रोक लगाता है। इस प्रकार वायरस, बैक्टीरिया, ऐसे हानिकारक सूक्ष्म जीवों के खिलाफ ये सुरक्षा भी प्रदान करता है ना। तो इस तरह से आपको करना था बच्चों, आ गया समझ। अब सेम इसी का जो है आप इंग्लिश मीडियम में यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर, तो ये रहा आपका, इजीली पढ़ सकते हो। चलो 2 नंबर के क्वेश्चन का सेक्शन पूरा हुआ। अब हम तीसरे सेक्शन पे चलने वाले हैं, खंड नंबर सी। सेक्शन सी है 15 मार्क्स। ठीक है, सेक्शन सी 15 मार्क्स। अब ध्यान से समझिएगा, देखो बच्चों, शारीरिक गति के प्रकार, ठीक है, शारीरिक गति के 3 प्रकार होते हैं, विस्तार, अपवर्तन, अभिवर्तन। तो इसको आपको ढंग से समझाने की आखिर ये होते क्या है, तो तीनों को एक ही साथ समझते हैं ढंग से। सबसे पहले विस्तार यानी कि एक्सटेंशन, जैसा कि नाम से पता चलता है विस्तार हो रहा होगा। यह लचीलेपन की विपरीत गति है जिसमें चलती हुई हड्डियों के बीच के कोण पर कोण जोड़ पर बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए मुड़ी हुई गर्दन, कोहनी, घुटने को सीधा करना, ये होता है इसकी वजह से। अपवर्तन यानी कि एबडक्शन, यह शरीर के मध्य रेखा या मध्य तल से दूर जाने वाले अंग की गति है, जैसे कि
हाथ या पैर को मिड लाइन से दूर ले जाना, है ना। फिर अभिवर्तन, यह शरीर की रेखा ये मध्य रेखा या मध्य तल की ओर बढ़ने वाले अंग की गति है। ये क्या होते हैं, ये होते हैं दूर जाने वाले अपवर्तन, अभिवर्तन उसके पास आने वाले, है ना। ये क्या, ये हो गए। उदाहरण के लिए हाथ या पैर को मिड लाइन से दूर ले जाना, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जी सर, समझ गए, वेरी गुड। चलो अब इसका इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे बच्चों कि एक्सटेंशन क्या होता है। और ये वैसे यहाँ पे दूसरा चीज़ होना चाहिए था, ठीक है। एक सेकेंड, इस तरीके से करेंगे। और एक सेकेंड, हाँ ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। और इसके संबंध में चित्र भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा, चिंता मत करो। इस वैज्ञानिक ने शरीर के आकार अर्थात सोमैटोटाइप, ठीक है, सोमैटोटाइप के आधार पे सभी व्यक्तियों को कितने भागों में विभाजित किया है, सभी का वर्णन करो। तो पहले ये बताओ किस व्यक्ति ने ये वर्गीकरण किया है, ठीक है, किस व्यक्ति ने वर्गीकरण किया है और क्या नाम है, कितने भागों में किया है, ठीक है। तो मानव शरीर के प्रकार का अर्थ क्या होता है, मानव शरीर का आकार क्या होता है, उसकी रचना कैसे होती है। तो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे विलियम हर्बर्ट शेल्डन, इन्होंने शरीर के आकार अर्थात रचना के आधार पे, सोमैटोटाइप के आधार पे सभी व्यक्तियों को 3 भागों में बांटा है, ठीक है। अब वो 3 भाग कौन कौन से बच्चों, 3 भागों में एक है एंडोमॉर्फ, एक है मेसोमॉर्फ, एक है एक्टोमॉर्फ, ठीक है। एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ। अब इनके संबंध में आपको मैं एक चित्र दिखाता हूं तो आप इसको थोड़ा और ढंग से समझ जाओगे। ये देखो एक चित्र है, अब इसमें देख लीजिए एक तरफ यहाँ पे कौन है, ये एंडोमॉर्फी लोग हैं, ये मेसोमॉर्फी लोग हैं और ये एक्टोमॉर्फी लोग हैं, है ना। अब कैसे कैसे इससे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो मतलब क्या होते हैं ये, तो देखो सबसे पहले एंडोमॉर्फ की बात करेंगे, ठीक है। इस प्रकार के व्यक्तियों का शरीर होता है गोल मटोल, लंबाई थोड़ी कम होती है, उनके हाथ और पैर के ऊपरी भाग निचले भाग से मोटे होते हैं, बड़ा और सुदृढ़ शरीर खेलों की क्षमता को बाधित करता है, ठीक है। अब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, इनका आप देखेंगे तो शरीर कैसा है, गोल मटोल है, ठीक है। इनके ऊपरी जो भाग हैं ये निचले भाग की अपेक्षा पतले होते हैं, ये खेलों में ज़्यादा भाग वगैरह नहीं ले पाएंगे, है ना, ये चीज़ें होती हैं। फिर अगला है मेसोमॉर्फ, तो इनका शरीर एक खिलाड़ी के जैसा होता है, ठीक है, एक खिलाड़ी के जैसा होता है। वह उनके जो शरीर की रचना है वो संतुलित होती है। इस प्रकार के व्यक्ति मांसपेशियों का आकार जल्दी और सरलता से बढ़ाने के लिए स्वस्थ होते हैं। इनका शरीर का ढांचा वर्गाकार होता है, इनके कंधे, छाती, कमर ये सभी एक समान अनुपात में लंबे व चौड़े होते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो मेसोमॉर्फी हैं ये इस तरीके के होते हैं और सबसे हेल्दी यही माने जाते हैं, ठीक है। फिर है एक्टोमॉर्फ। अब एक्टोमॉर्फ को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बच्चों तो देखो इनकी लंबाई भी बहुत ज़्यादा है और शरीर भी पतला है ना। तो बस यही इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। लिखेंगे कैसे, इस प्रकार के व्यक्तियों का शरीर पतला एवं लंबा होता है, इनके शरीर की संरचना कमजोर होती है तथा इन्हें अपना भार, ठीक है, भार या फिर वजन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसे व्यक्तियों का शारीरिक ढांचा बहुत ही हल्का होता है, इनका शरीर सहन शक्ति क्षमता संबंधित खेल के लिए उपयुक्त होता है, जैसे कि जिम्नास्टिक वगैरह ऐसे खेल होते हैं। ओके, क्लियर है कॉन्सेप्ट? जी सर जी, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। समझ में आ गया बच्चों ये वाला क्वेश्चन? जल्दी बताएंगे, फिर अगला क्वेश्चन आपको समझाऊं। अगर समझ में आ गया तो जल्दी बताओ, ठीक है। जी सर जी, आ गया है समझ। जी सर, वेरी गुड। चलो अब सेम इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। एंडोमॉर्फिक कौन होते हैं, ठीक है, मेसोमॉर्फिक कौन होते हैं और एक्टोमॉर्फिक कौन होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। स्वास्थ्य आहार सकारात्मक जीवन शैली का एक घटक है, चर्चा कीजिए। यानी कि अगर आपको एक पॉजिटिव लाइफ स्टाइल जीनी है तो उसका एक जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो होता है स्वास्थ्य आहार, यानी कि एक अच्छा खाना खाना, स्वास्थ्य खाना खाना। तो ये क्यों है भाई एक ऐसा घटक हमारे जीवन के लिए, सकारात्मक जीवन के लिए? देखो बच्चों, एक सकारात्मक जीवन शैली का नेतृत्व करने के लिए सबसे जरूरी होता है स्वस्थ आहार।
स्वस्थ आहार जीवन शैली के नेतृत्व ये क्या है, ये तो सेम वही लाइन लिख दी फिर से, इसको हटाओ। यहाँ पे देखो, एक स्वास्थ्य आहार जीवन शैली में हम ताजा फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और कम वसा डेयरी उत्पादों को शामिल करते हैं। ऐसे आहार स्वास्थ्य शरीर में विटामिन, पोषक तत्व, खनिज की मात्रा, ठीक है, इसको बनाए रखने में मदद करते हैं। यह ठीक कहा गया है कि खाना एक जरूरत है, ठीक है, खाना तो एक जरूरत है ही, लेकिन समझदारी से खाना एक कला है, ठीक है। खाना जो है जरूरत तो है, बट उसको समझदारी से खाना एक आर्ट होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि स्वास्थ्य आहार हमारे एक अच्छी जीवन और लाइफ स्टाइल के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हेल्थी डाइट इज अ कंपोनेंट ऑफ पॉजिटिव लाइफ स्टाइल। तो कैसे है बच्चों, यहां से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, स्वास्थ्य का अर्थ समझाइए और स्वास्थ्य का महत्व। तो बच्चों, स्वास्थ्य का क्या मतलब होता है, ठीक है। देखो, स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप शारीरिक तौर पे बीमार नहीं है तो आप स्वस्थ हो गए, नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का मतलब होता है कि आप न सिर्फ शारीरिक तौर पे, बल्कि शारीरिक तौर के साथ साथ मानसिक तौर पे, सामाजिक तौर पे किसी भी प्रकार की बीमारी का ना होना, स्वस्थ होना और कोई भी अन्य समस्या ना होना ही स्वास्थ्य कहलाता है, ठीक है। केवल बीमारी ना होना स्वास्थ्य नहीं होता है, ठीक। अब स्वास्थ्य की इंपॉर्टेंस क्या होती है बच्चों, तो जब हम स्वस्थ होते हैं तो हम एक अच्छा जीवन जीने में जी सकते हैं, ठीक है। हम बिना रोग के जीते हैं, ठीक है, बिना बीमारी के। शरीर में हमारे जो है शक्ति बनी रहती है। कोई भी मानसिक समस्या होती है तो उससे हम जूझ सकते हैं। शारीरिक पुष्टि को बढ़ाने में सहायक होता है। बुढ़ापे के लक्षण जो होते हैं, जैसे एकदम होता है ना कि बुढ़ापे के टाइम पे व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है, तो ऐसी हालतों को दूर करने में सहायता होता है। शरीर के द्वारा अधिक कार्य करने की क्षमता बनती है। अधिक कार्य को हम ज़्यादा समय तक करने की क्षमता हमारे अंदर बनती है। तो दैट्स द पॉइंट, ओके। तो एक बात सारे बच्चे बताओ, ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया कि नहीं? जल्दी से जल्दी सारे बच्चे बताएंगे। स्वास्थ्य का अर्थ समझाइए और स्वास्थ्य का महत्व, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि समझ में मे भी आ गया होगा। जल्दी से बताओ समझ में आया कि नहीं। ये तो सिंपल सा है यार, इसे तो पता है। आप अपने हिसाब से बना बना के लिखोगे ना तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। अपने हिसाब से बना के लिखोगे तो भी मिल जाएंगे। यस सर जी, सर आज ब्लैक डे है और इस ब्लैक डे पे हुए इतिहास में हमारे सैनिकों को मेरी तरफ से नमन है। और बाकी जो और लोग जो कुछ भी कह रहे हैं उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। यस सर जी, चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो हेल्थ के बारे में है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ द हेल्थ इज एज फॉलोअप्स। तो उसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों, ओके। चलो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि विशेष शिक्षण शिक्षक के योगदान पे प्रकाश डालिए। यानी कि जो डिसेबल्ड बच्चा होता है ना, या फिर कोई भी CWSN बच्चा होता है, CWSN जो विशेष आवश्यकता वाला, तो उसके लिए जो विशेष शिक्षक होता है, इनकी स्पेशल टीचर, उसका क्या योगदान होता है। तो बच्चों टोटल ना 3 से 4 तरीके के टीचर होते हैं, ठीक है। जैसे परामर्शदाता, वाक चिकित्सक हो गए, 1-2 और हैं। तो उनमें से एक ना एक तो पेपर में आपका जरूर आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे उस पेपर को करके जरूर जाना, ऐसे क्वेश्चन को जरूर कर लेना, ठीक है, मैं करवा दूंगा आपको। विशेष शिक्षण शिक्षक के योगदान, देखो बच्चों, अब जो विशेष शिक्षक है यानी कि स्पेशल टीचर, वो क्या करता है, वो विद्यार्थियों के कौशल का आकलन करता है, जिससे कि वो अपनी जरूरतों का निर्धारण कर सके और अपने शिक्षण नियोजन को विकसित कर सके। विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुकूल वो जो पाठ होते हैं उसका निर्माण करता है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अलग से शिक्षा कार्यक्रम भी विकसित करता है। एक विद्यार्थी की क्षमता क्या है उसके अनुसार उसके लिए योजनाएं बनाता है, उस योजना का आवंटन करता है, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम को भी बनाता है और विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करता है, उनकी उन्नति का रिकॉर्ड भी रखता है, ठीक है। व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम के पूरे साल वो हमेशा कुछ ना कुछ उसमें नवीनीकरण करता रहता है, जिससे विद्यार्थियों की उन्नति और लक्ष्य जो है वो पूरा हो सके, है ना। तो इस तरीके से आपको करना था बच्चों, ओके। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। अब यहाँ पे है, ये रहा, थ्रू लाइट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन टीचर। तो इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों, सारी चीजें लिखी हुई हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 30, ओलंपिक खेलों में ओलंपिक प्रतीक का वर्णन कीजिए। तो बच्चों जो ओलंपिक खेल होते हैं
इसमें ओलंपिक प्रतीक का आपको वर्णन करना है। तो ओलंपिक प्रतीक के बारे में वैसे भी ऑलरेडी आपको मैं बता ही चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पे मे भी आपको बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं चित्र वाला जो क्वेश्चन भी बताया था ना, ये आपको मैं बता देता हूँ। ओलंपिक प्रतीक के बारे में ध्यान से सुन लेना, ठीक है। देखो बच्चों, चित्र के बारे में पहला क्वेश्चन है कि जो पहले आधुनिक ओलंपिक खेल ये कब और कहाँ खेले गए थे। तो ये 1894 में बैरन पीडी कुवर्टीन ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की थी। और पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में खेले गए थे आईओसी के तत्वाधान में, एंथेस की राजधानी, यूनान की राजधानी एंथेस में, ठीक है। फिर ओलंपिक ध्वज कब और किसने बनाया था बच्चों। तो ओलंपिक ध्वज 1913 में बैरन कुपर्टीन के मार्गदर्शन में बनाया गया था, लेकिन फहराया गया था 1914 में, ठीक है। फहराया इन द सेंस कि लागू किया गया था या जारी किया गया था। बन तो 1913 में गया था, लेकिन जारी 1914 में किया गया था, ठीक है। अब ओलंपिक ध्वज के 5 रंगों के नीचे 4 शब्द हैं। पहले 3 थे, सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। इसका मतलब था तेज, ऊंचा, ताकतवर, लेकिन एक शब्द इसमें और जोड़ा, टुगेदर, तो ये बन गया तेज, ऊंचा, ताकतवर और एक साथ। पहली बार 1920 में एंटवर्प, बेल्जियम में 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में मुख्य स्टेडियम में से फहराया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला कॉन्सेप्ट है। ओके बच्चों, तो एक बार सारे बच्चे मुझे चैट सेक्शन में बताएं कि ओलंपिक ध्वज के बारे में जो आपको समझा रहा हूं समझ में आया कि नहीं। ओलंपिक प्रतीक में समान आयाम के 5 इंटरलिंक्ड रिंग होते हैं, जो कि 1 या 5 अलग रंगों में उपयोग किए जाते हैं। जब ये 5 रंग वाले संस्करण में उपयोग किए जाते हैं तो ये बाएं से दाएं नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग के होते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है बच्चों, आप यहां से देख सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे होते हैं और ये ऐसे होते हैं, ओके। तो सेम ही क्वेश्चन आपका यहाँ पे था, इसे मैंने चित्र के माध्यम से आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है और आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं यहाँ से देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, ओके। तो फटाफट से सभी के सभी बच्चे बताएं कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। हाँ जी सर, आ गया है समझ, वेरी गुड। यही तो चाहिए मुझे, आपको एकदम पॉजिटिव रिव्यू कि हाँ आ गया समझ में हमें ढंग से। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे देखेंगे। अब हम अगले खंड को शुरुआत करने वाले हैं। खंड नंबर है डी, सेक्शन डी है 12 मार्क्स का, केस स्टडी यानी कि केस बेस्ड क्वेश्चंस, ओके। तो चलो हम देखते हैं कैसे केस बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। एक है सर, टुगेदर को कब जोड़ा गया, ओके। हम चित्र वाले को देखेंगे अब, ठीक है। तो एक सेकंड, चित्र ये रहा और एक ये है। एक बार मैं सारे चित्र निकाल के रख लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको ढंग से ना फिर मैं समझा सकूँ। ये वाला जरूरी नहीं, हाँ जरूरी है, जरूरी है। और भी बहुत सारे चित्र हैं यहाँ पे अभी, वेट अ मिनट। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, हाँ हमें ये वाला करना है। तो चलो अभी एक बच्चा कह रहा है कि सर जी 50 MCQ वाले, बच्चों 50 MCQ का लाइव भी आपका मैं जरूर दूंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। चलो तो नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए। अब ये जो लेडी है ये महिला कौन सी है बच्चों, ये महिला एक एथलीट है, ठीक है। इसके हाथ में देखेंगे तो ये बॉल जैसा है ना। ये बॉल किसको दर्शाता है बच्चों, ये दर्शाता है क्या नाम है, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई महिला कौन है। उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई महिला है दीप मलिक, भारत की पहली महिला पैरा एथलीट। तो एमसीक्यू बन सकता है, भारत की पहली महिला पैरा एथलीट कौन है, इसके बारे में याद करके जाना अच्छे से, ठीक है। सर पॉलिटिकल साइंस की लाइव क्लास कब स्टार्ट होगी, पॉलिटिकल साइंस की लाइव क्लास होगी शाम को मे बी, ठीक है, या फिर आज तो होगी ही नहीं क्योंकि 18 तारीख को पेपर है ना, तो ये आपकी कल होगी जहां तक है। उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई महिला पैरालंपिक गेम्स में कौन सा पदक सबसे पहले जीता, ठीक है। तो कौन सा पदक जीता था इसने, पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार 2 जीते थे। उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई महिला ने 2016 में किस देश में और किस पदक को जीता, तो 2016 में पैरालंपिक खेलों में शॉर्ट पुट अप में रजत पदक जीता, ठीक है। उसके बाद
उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई महिला एक एथलीट होने के अलावा और क्या क्या है? तो वो एक ऑलराउंडर पहली पैरालंपिक भारतीय महिला है, जो कि बाइकर भी है, तैराक भी है, कैलिस्ट है, उद्यमी भी है और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। ठीक है जी सर, चलो बहुत बढ़िया। अब इसी का यहाँ पे देख लेंगे। तो स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड द आंसर दैट क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे मैंने, ठीक है, और इसके आंसर भी एक ही साथ देख सकते हो। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 32। अब 32 में पूछा, एक सेकेंड कहाँ चला गया, अरे फिर से इतनी जल्दी क्या है भाई? हाँ एक सेकेंड, हाँ देखो, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और पूछे गए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, साइड इफेक्ट्स ऑफ ब्लड डोपिंग। ठीक है, साइड इफेक्ट्स ऑफ ब्लड डोपिंग। तो डोपिंग के बारे में बेसिकली है कि साइड इफेक्ट क्या होते हैं ब्लड डोपिंग के। तो इंग्लिश में देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, डोपिंग की अवधारणा को विस्तार से लिखिए। ठीक है, डोपिंग की अवधारणा को विस्तार से लिखिए। ब्लड डोपिंग की किसे कहते हैं? ब्लड डोपिंग की दो गतिविधियां लिखिए और ब्लड डोपिंग के कोई दो दुष्प्रभाव लिखिए। तो बच्चों पहले डोपिंग। डोपिंग शब्द वह शब्द है जो खेल के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। कब? जब एथलीट अपने खेल के प्रदर्शन को गलत तरीके से सुधारने के लिए जो निषिद्ध पदार्थ है उसका उपयोग करता है, उसे डोपिंग कहते हैं। जैसे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हो गए, इंजेक्शन लेना हो गया, और भी बहुत है। ब्लड डोपिंग क्या होती है बच्चों? ब्लड डोपिंग का मतलब होता है कि लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करना। ठीक है, और ये एक ऐसी विधि होती है जो कि गलत है, प्रतिबंधित है, और जो प्रतिबंधित पदार्थ है उनके उपयोग से होता है। यानी कि हमारे अंदर रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने की गति को, बढ़ाने की संख्या को क्या बोलते हैं? ब्लड डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, ब्लड डोपिंग के अंतर्गत दो गतिविधियां आती हैं। एक आती है ऑटोलॉग्स ब्लड डोपिंग, एक होती है होमोलॉग्स। ऑटोलॉग्स क्या होती है, होमोलॉग्स क्या होती है, इसके बारे में नेक्स्ट पेपर में समझाऊंगा। ठीक है, अभी जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। रक्त डोपिंग के दुष्प्रभाव क्या होते हैं? तो रक्त डोपिंग का पहला दुष्प्रभाव होता है कि रक्त की जो मोटाई है वो बढ़ जाती है, चिपचिपाहट आ जाती है। दिल का दौरा, यानी कि हार्ट अटैक आने का जो है वो खतरा बढ़ सकता है। स्ट्रोक, संक्रमण, ठीक है, हेपेटाइटिस सी इसका जो है वो बनना, ठीक है, बुखार, HIV, ब्लड प्रेशर, और भी बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। सिर दर्द, बुखार, रक्तचाप, सांस लेने में तकलीफ, चेहरे उंगलियों में सूजन, वजन बढ़ना, HIV, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इससे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो साइड इफेक्ट्स क्या हैं बच्चों इसके? आई होप अब आप समझ चुके होंगे मेरे हिसाब से, जहां तक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसी का जो है ना हम ये वाला देख लेते हैं। तो साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं ब्लड डोपिंग के, तो ये रहे। और रही बात इसके आंसर की, तो देख लीजिए, राइट इन डिटेल। और तो कॉन्सेप्ट क्या डोपिंग का, ब्लड डोपिंग क्या होती है, टू मेथड्स क्या होते हैं, और साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं ब्लड डोपिंग के, वो सब कुछ लिखे हुए हैं। ओके, हाँ जी सर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है ना बच्चों, ये हमारी एक षटकर्म क्रिया दी गई है। क्या है बच्चों? ये हमारी एक षटकर्म क्रिया है। और षटकर्म क्रिया से देखो, पेपर में अगर चित्र में क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, अगर नहीं आता है तो वो आपका 3 नंबर में, 5 नंबर में पूछा जाएगा कि क्रिया का नाम बताइए, या फिर क्रिया की जो तकनीक है वो बताइए, इसके लाभ बताइए। ठीक है, तो ये अभी हमारा चौथा पेपर है और अभी तक मैंने आपको 3 समझा दी हैं, चौथी अभी समझा दूंगा, 2 बचेंगे, 2 पेपर में और समझा दूंगा। तो इससे आपकी सारी षटकर्म क्रिया पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप क्रिया देख रहे हैं, ये जो बच्चा ये कर रहा है, ये कौन सी है? ये होती है, एक सेकंड, कौन सी लिखी है यहाँ पे? नौली। हाँ, नौली क्रिया होती है। अब क्वेश्चन देखो, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई षटकर्म क्रिया का नाम विस्तार से लिखिए और समझाइए। तो नॉलिश क्या होता है? नॉलिश योग की क्रियाओं या षटकर्मों में से एक है। ठीक है, ये षटकर्मों में से एक होती है और इसमें यह कहा जाता है कि ये व्यायाम पेट क्षेत्र, जैसे पाचन अंग, छोटी आंत की सफाई, इसके लिए जरूरी होता है। ठीक है, और पेट की मांसपेशियों के गोलाकार आंदोलन के द्वारा पेट के आंतरिक अंगों की मालिश पर आधारित होता है। नौली शास्त्रीय हठ योग का अभ्यास है, लेकिन इसे टैनिन योग विद्यालयों में नहीं सिखाया जाता है। ठीक है, नौली एक कठिन व्यायाम होता है, इसे केवल दृढ़ता और धैर्य के साथ ही सीखा जा सकता है, बहुत धैर्य के साथ में। अब की कैसे जाती है बच्चों? तो इसकी जो क्रिया है उससे आप चाहें तो यहाँ पे ढंग से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्रिया आप तभी समझ पाएंगे जब आप इसे खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो ये रहा, आप देख सकते हैं। लाभ की अगर हम बात कर लें, इस क्रिया को करने के लाभ क्या होते हैं, तो ये पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है, पेट के निचले हिस्से की आंतों और अंगों की मालिश करता है,
यह रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है, मधुमेह के खिलाफ निवारक प्रभाव डालता है, यह सीने की जलन और त्वचा रोगों मुहासों के लिए सहायक है, यह पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाता है। ये है इसका दरअसल। ठीक है जी सर, आ गया समझ। चलिए अब इसको देखेंगे इंग्लिश में सेम टू सेम, तीनों क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो नॉली क्या होती है, ठीक है, इसकी टेक्निक्स क्या होती हैं, ये रही आपकी सारी टेक्निक, और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग देखेंगे बच्चों खंड ई को, यानी कि सेक्शन ई है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला क्वेश्चन, विकास के विभिन्न पड़ावों में, जिसमें शैशव अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, वयस्क अवस्था, तो इसमें इन तीनों अवस्थाओं में जो विकासात्मक विशेषताएं होती हैं, यानी कि जैसे जैसे विकास होता है उसका आपको विस्तार से वर्णन करना है हर एक अवस्था में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे शैशव अवस्था के बारे में, यानी कि शिशु अवस्था, जो कि जन्म से लेके 5 वर्ष तक की होती है। तो जन्म से लेके 5 वर्ष तक के जब अवस्था होती है तो इसमें कैसा विकास होता है, इसमें होता है शारीरिक विकास के तौर पे देखा जाए तो हमारे जो शरीर है इसका आकार बढ़ता है और हमारे वजन में तेजी से वृद्धि आती है। ठीक है, बौद्धिक विकास की बात करें तो शिशु अवस्था यानी शिशु काल में जो बच्चा होता है ना, सिर्फ उन्हीं वस्तुओं में रुचि रखता है जिससे उसकी भूख हो गई, ठीक है, या फिर भोजन की आवश्यकता पूर्ति हो गई, जैसे कि माता का दुग्ध पान करना या फिर किसी ऐसी वस्तु को पीना या खाना जो उसके लिए जरूरी हो, है ना। जब बच्चा 2 से लेके 3 साल की आयु तक का होता है तो वो छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे मामा, पापा, भैया, ऐसे जो शब्द होते हैं ना वो बोलना शुरू कर देता है ना। 5 वर्ष की आयु में वह सोचना शुरू कर देता है, और सोचना शुरू करता है मतलब थोड़ा बहुत अपने बारे में या फिर कि लोग क्या कह रहे हैं, और फिर वो बाहर खेलना शुरू कर देता है ना, खेलने की रुचि उसकी बढ़ जाती है। इसलिए देखते होंगे जो पहली, दूसरी, 5वीं तक के बच्चे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। अब जैसे आप 11वीं में हो तो आप तो भाई एकदम समझदार हो चुके हो अब, है ना। तो ये चीज़ें होती है। चलो अब सेकंड है प्रारंभिक बाल्य अवस्था, और ये अवस्था 6 वर्ष की आयु से शुरू होकर 9 वर्ष तक खत्म होती है। तो देखेंगे बच्चों 6 से लेकर 9 वर्ष की आयु, तो इसमें होता है शारीरिक विकास। इसमें लड़के और लड़कियों के भौतिक विशेषताएं परिपक्व होने लगती हैं। बौद्धिक विकास, इस अवस्था में मानसिक स्तर पर भी विकास होने लगता है, और बच्चा जो है वो चीज़ों को थोड़ा बारीकी से समझना शुरू कर देता है, और उसकी आपस में बात करने की चर्चा ज़्यादा हो जाती है। तभी तो ये जो 8-9 साल के 10 साल के बच्चे होते हैं ना बहुत बोलते हैं, है ना। भावनात्मक विकास, ये भावना पे थोड़ा बहुत काबू कर पाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल तो होता है लेकिन शुरू कर देते हैं। सामाजिक विकास, किशोर अपने आसपास की दुनिया में अधिक रुचि लेने लगते हैं, तभी वो बाहर ज़्यादा खेलते हैं, दोस्तों से ज़्यादा मिलते हैं अपने, है ना, मम्मी पापा भले ही डांटे। फिर आती है वयस्क अवस्था, 9 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु तक। तो इसमें शारीरिक विकास क्या होता है कि इस अवस्था में मांसपेशियां परिपक्व हो जाती हैं और उनकी शक्ति में सुधार आने लगता है। दिमाग पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है। इस अवस्था में भावनाओं पे बहुत अधिक नियंत्रण होता है। वयस्क समाज की क्रियाशील सदस्य बन जाते हैं, इस तरीके से है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इसे लिखना है, और ये वाला हो गया। तो एक बार सारे बच्चे मुझे ये बताओ कि ये जो क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, विकास के विभिन्न पड़ावों के बारे में, क्या आपको ढंग से समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ ताकि आगे क्वेश्चन को मैं समझा सकूं। तब तक जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो देख लीजिए, जब बच्चा एक होता है इन्फेंसी में फ्रॉम बर्थ टू 5 ईयर्स, तो उसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट आते हैं। ठीक है, लाइक फिजिकल हो गया, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया। फिर अर्ली चाइल्डहुड कब से कब तक होती है, और इसमें कैसे उसके डेवलपमेंट आते हैं, लाइक फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल हो गया, और सोशली डेवलपमेंटल हो गया। एंड एडल्ट एज में क्या उसमें बदलाव आते हैं। तो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इजीली पढ़ सकते हो। हाँ जी सर, बाय सर, सर इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 मिनट और ये टॉपिक पूरा। खेल के क्षेत्र में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, इसके महत्व की विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है, किस किस की चर्चा करनी है? एनाटॉमी की और फिजियोलॉजी के महत्व की। तो देखो बच्चों, खेल के क्षेत्र में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का महत्व निम्नलिखित है। सबसे पहली, ये जो स्वास्थ्य शरीर है इसको बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, हमारी शरीर रचना, शरीर विज्ञान का अगर किसी को ज्ञान है, ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का अगर किसी को ज्ञान है तो वो इजीली अपना स्वास्थ्य बनाए रख सकता है।
ठीक है, वो किसी भी अच्छे खेल का चयन कर सकता है अपने हिसाब से, ठीक है, और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर सकता है अपने लिए, ठीक है। प्रदर्शन के नियमित मूल्यांकन में मदद करना, यानी कि वो जब कोई भी काम करेगा, ठीक है, और कोई भी प्रदर्शन करेगा तो डेली बेसिस पे वो उसका इवेल्युएशन कर पाएगा, है ना। व्यायाम और खेल में गति के चयन में सहायता, ठीक है, कि व्यायाम और खेल कैसे करना है उसको, तो उसमें सहायता होती है अगर उसे एनाटॉमी और इसका अध्ययन अच्छे से, है ना। शोध करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी मामले में किसी भी चीज़ को खेल के शोध करना है तो ये ज़रूरी होता है। खेल चोटों की रोकथाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। ये चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से जो एनाटॉमी है और फिजियोलॉजी है, ये हमारी बहुत तरीक़ों से मदद करता है, ठीक है। स्वस्थ शरीर को बनाए रखने में, अच्छे खेलों का चयन करने में, ठीक है, फिर प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने में, प्रदर्शन के नियमित मूल्यांकन करने में, और व्यायाम और खेल की गति में सहायता करने में, खेल में शोध करने में, खेल चोटों की रोकथाम करने में। तो ऐसे करके ये पॉइंट है। ओके, आ गया समझ? चलो अब इसका इंग्लिश में देख लेंगे कि डिस्कस इन डिटेल इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो किस किस तरीके से है आप इजीली पढ़ सकते हैं बच्चों, यहां पे सारी चीजें दी गई हैं। चलो अब ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर है 26 में देखिए क्या पूछा गया बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है। शारीरिक पुष्टि का अर्थ समझाइए तथा शारीरिक पुष्टि का महत्व लिखिए। अब पहले समझो शारीरिक पुष्टि, फिजिकल जो वेलनेस है वो क्या होती है, ठीक है। एक बार देख लें क्या है ये। फिजिकल कन्फर्मेशन, बेसिकली फिजिकल फिटनेस जिसे कहते हैं। तो फिजिकल फिटनेस का मतलब क्या होता है, फिटनेस फिजिकली क्या होती है बच्चों, तो एक साधारण व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि का अर्थ उसकी दैनिक कार्य करने की क्षमता से है, जिससे वह थकावट का अनुभव किए बिना कर सकता है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें शारीरिक पुष्टि की तो मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने दैनिक कार्य बिना किसी थकावट के कर सके, और जब कार्य समाप्त हो जाए तो भी उसके अंदर ऊर्जा एनर्जी बची हुई हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसके जो घटक हैं, या फिर कह लीजिए पुष्टि के घटक, तो आपको मैंने बता ही दिए 5 घटक हैं इसके, है ना। अभी बताए थे मैंने आपको एमसीक्यू के अंदर और एक्सप्लेन भी किया था। अब इसकी इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं। तो शारीरिक पुष्टि, फिजिकल फिटनेस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, अगर हम फिजिकली फिट होंगे, ठीक है, जब हम फिजिकली फिट होंगे तो मजबूत सुदृढ़ पेशीय अस्थि तंत्र के लिए, यानी कि फिजिकल फिटनेस हमारे शरीर की प्रत्येक क्रिया को आसानी से करने में हमारी ठीक करता है, ठीक है, मतलब आसानी से करने में मदद करता है। और जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, जो हड्डियां होती हैं, इन्हें मजबूत बनाता है, जोड़ों को, मांसपेशियों को लचीलापन लाता है, हमारी जो सारी संरचना है उसे काफ़ी मजबूत बनाता है, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस की वजह से हम एक लंबा और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता है वो अच्छी बनी रहती है, जिससे कि हम मनोरंजन और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। शरीर से अतिरिक्त वसा को दूर रखने के लिए, यानी कि शरीर के अंदर अतिरिक्त वसा यानी कि जो फैट है उसको बाहर निकालना या फिर दूर रखने के लिए ये जरूरी होता है। इसके अलावा आनंददायी जीवन जीने के लिए, यानी कि एक जो फिजिकल फिटनेस व्यक्ति होगा ना, वो एक स्वस्थ जीवन जी पाएगा, आनंदित जीवन जी पाएगा, क्योंकि उसके अंदर आत्मविश्वास होगा, उसके अंदर सकारात्मक आम छवि के लिए जो है ना उसके अंदर विचार होंगे, है ना। तो वो निगेटिविटी उसके अंदर होगी ही नहीं। मनोस्थिति में सुधार होना, यानी कि व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। इसके अलावा हमारे दिमाग की, यानी कि हमारे मेंटल और जो कंसंट्रेशन पावर है उसकी शक्ति बढ़ाता है अगर हम स्वस्थ हैं तो। और रोगों की संभावनाओं में कमी के लिए, यानी कि अगर हम स्वस्थ हैं तो विभिन्न प्रकार के रोग जो होते हैं उससे हमें छुटकारा मिलेगा, वो रोग ही नहीं हमें होंगे जल्दी से, है ना। ये चीज़ें होते हैं। सर ITV प्लस इंफॉर्मेशन नहीं बच्चे, IT नहीं पढ़ाते हैं हम, ठीक है, जो हम पढ़ाते हैं बस आपको वही पढ़ा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका सेम इंग्लिश मीडियम में एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस, और फिजिकल फिटनेस की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं बच्चों, आप चाहो तो इजीली पढ़ सकते हो। फॉर स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बोन सिस्टम, टू लाइव अ लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, एनर्जी स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, टू कीप एक्सेस फैट अवे फ्रॉम द बॉडी, टू लाइव अ हैप्पी लाइफ मोड, टू इंक्रीज ब्रेन एंड मेमोरी पावर। तो ऐसी बातें हैं, ठीक है। चलो अब ये आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 37, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शारीरिक शिक्षा के छात्र होने के नाते आप ये विषय पढ़ रहे हैं, तो ये बताइए कि इस विषय को पढ़ने के उद्देश्य क्या है।
ठीक है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है, किन्हीं 5 को विस्तार से समझाओ। तो पहले समझते हैं बच्चों शारीरिक शिक्षा होती क्या है। तो बच्चों फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा ये एजुकेशन का वो भाग है जिसमें हम स्वास्थ्य के बारे में, खेल के बारे में, खिलाड़ियों के बारे में, टूर्नामेंट, पोषण, चोट, शरीर और इसमें समाहित मस्तिष्क, ऑर्गन, आत्मा इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ये होती है फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, फिर इसके बाद शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य क्या होते हैं, सर्वांगीण विकास को प्राप्त करना, यानी कि ना सिर्फ शारीरिक विकास करना बल्कि ओवरऑल एक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। अब इसके जो विकास हैं वो कई तरीके के होते हैं। ठीक है, जैसे कि शारीरिक विकास, अब बच्चों पेपर के अंदर 2-2 नंबर की 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, 5-5 नंबर के ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं और 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन बन सकते हैं कि विकास के बारे में बताओ, इसके फायदे क्या होते हैं। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा से होता है शारीरिक विकास। कैसे, शारीरिक शिक्षा हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे हमारा शरीर मजबूत होता है, शरीर को मजबूती प्रदान करता है, शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है, भार को नियंत्रण रखता है, फिटनेस अच्छी होती है, हमारे अंदर एनर्जी शक्ति को भरपूर बनाए रखता है, गति अच्छी होती है, लचक, सहन क्षमता, समन्वय, इसके साथ साथ हमारे जितने भी शरीर के ऑर्गन हैं वो सही तरीके से काम करते हैं। फिर मानसिक विकास, सावधानी, ध्यान, ये रणनीतियों का खेल का हिस्सा है, जैसा कि हमें पता है ना। इसीलिए शारीरिक शिक्षा में पढ़ाई के साथ साथ इन क्रियात्मक का भी अध्ययन होना चाहिए, जिससे कि हमारी बुद्धि, विश्लेषण, हार्मोन, डोपामिन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सेकंड है सामाजिक तालमेल। जब भी कोई मुकाबला होता है, ठीक है, तो मुकाबला व तालमेल खेलों का मुख्य बिंदु है। ठीक है, मुकाबला या तालमेल बैठाना ये खेलों का मुख्य बिंदु है, जिससे कि क्या होता है, अनुशासन अच्छा होता है, ईमानदारी, समाजीकरण, नेतृत्व, ऐसे जो गुण होते हैं वो समावेशित होते हैं और उनका विकास होता है ना। उसके बाद भावनात्मक विकास आते हैं, जैसे खेल में कोई हारता है, कोई जीतता है, खुशी, धैर्य, आक्रमण, प्रेम, गिरना उठना, ये सभी, है ना। तो शारीरिक शिक्षा में ये सभी समाहित हैं। तो जो शारीरिक शिक्षा है वो हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में ऐसे जो उतार चढ़ाव आते हैं इसमें हमें कैसे सकारात्मक रहना है और कैसे स्थिर रहना है। ठीक है, ये चीजें। एक बच्चा पूछ रहा है सर अकाउंट्स करवाओगे, बच्चों अकाउंट्स हम पढ़ाते ही नहीं है तो अकाउंट्स करवाएंगे कैसे, है ना। अकाउंट्स नहीं करवाएंगे, जो हम पढ़ाते हैं ह्यूमैनिटीज आर्ट्स के सब्जेक्ट वही करवाएंगे आपको। आध्यात्मिक विकास होता है, हमारा प्रकृति से लगाव बढ़ता है, प्रकृति के नियमों के अनुसार हम काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लोगों को माफ़ी देना, माफ़ी मांगना, शांति, संतोष, ऐसे शिष्टाचार विकसित होते हैं, है ना। तो ये होता है शारीरिक शिक्षा का विकास। तो ये अलग से भी 2-2, 3-3 नंबर में पूछे जा सकते हैं और सभी का अलग अलग करके आ सकते हैं। ओके बच्चों, सेम इंग्लिश मीडियम में, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन यू आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट, सो टेल मी नहीं, या यहाँ पे होगा एक्सप्लेन व्हाट कुड बी इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो क्या होते हैं फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल डेवलपमेंट ये कैसे करती है, ठीक है, फिर मेंटल डेवलपमेंट कैसे करती है, सोशल कोऑर्डिनेशन कैसे करती है, इमोशनली स्टेबिलिटी कैसे लाती है और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे करती है। तो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप यहाँ से इजीली रीड आउट कर सकते हो बच्चों। ठीक है जी सर अकाउंट्स पढ़ाओगे सर, इकोनॉमिक्स तो पढ़ा देंगे, ठीक है, इको तो पढ़ा देंगे, लेकिन अकाउंट्स में जो बाकी और सब्जेक्ट होते हैं वो नहीं। ठीक है, कॉमर्स के जो और सब्जेक्ट होते हैं वो नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक्स। सर एमसीक्यू वाली वीडियो कब आएगी, 50 वाली एमसीक्यू वाली वीडियो आएगी बच्चों, ये शाम के टाइम आएगी जब इवनिंग के बच्चों का ना एग्जाम हो जाएगा, फिर एक ही साथ पढ़ेंगे। तो ये तो हमारा पेपर था बच्चों, ये वाला यहाँ पे हो जाता है पूरा। ठीक है, 37 क्वेश्चन थे, ये पूरा हो गया। अब कुछ क्वेश्चन का एमसीक्यू आपसे मैं पूछने वाला हूँ। एमसीक्यू यानी कि क्वेश्चन पूछूंगा, अब मुझे आंसर बताना। ठीक है, और जो मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है वो पूछूंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, यह किस प्रकार के आसन का उदाहरण है, कौन से, पद्मासन, सिद्धासन, गौमुखासन आदि। इन्हें शांत वातावरण में स्थिर होकर किया जाता है। ठीक है, और व्यक्ति के ध्यान करने की इससे शक्ति भी बढ़ती है। तो ये कौन सा आसन है बच्चों, देखते हैं किस बच्चे को पता है। ओके, फटाफट से आंसर करेंगे। जी सर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर किया है। देखो, ध्यान करने की शक्ति बढ़ती है इनसे, तो सिंपल सी बात है, ध्यानात्मक आसन है ये वाले, है ना बच्चों। जी सर,
सर पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है, वन शॉट पॉलिटिकल साइंस। ठीक है बच्चे, आपके लिए हम पॉलिटिकल साइंस का वन शॉट बहुत जल्दी ले आएंगे। ठीक है, आज तो पॉसिबल नहीं है लेकिन कल तो जरूर आएगी, कल शाम के टाइम। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का वन शॉट बहुत जल्दी आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा रखे हैं, तो आप उनको भी अच्छे से पढ़ के जाना। जैसे कि आपको मैं और भी क्वेश्चन दिखा दूं, लाइक ये क्वेश्चन मैंने आपको कल ही करवाया था, पेशीय गति विज्ञान यानी कि एक सेकेंड, पेशीय गति विज्ञान की कांजियोलॉजी और जैव यांत्रिकी की परिभाषा और खेलों में इनका महत्व। कल ही ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जिस बच्चे ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक करो बच्चों। ठीक है, जल्दी से लाइक करो ताकि हमारा मोटिवेशन और बढ़े। ओके, ये देख सकते हैं बहुत सारे तरीके हैं। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और दिखा देता हूं आपको, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी जो पुष्टि के घटक हैं इसको सूचीबद्ध कीजिए और किन्हीं 4 की मापन विधि बताइए। तो एक मैंने बताया था शरीर संरचना या संयोजन। ठीक है, हृदय श्वसन सहन क्षमता बताया आपको, फिर मांसपेशीय सहन क्षमता आपको बताया था, और लचक के बारे में और मांसपेशीय सहनता ये बताया था, है ना। और भी क्वेश्चन थे, जैसे कि जो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसकी क्या क्या कार्य होते हैं इसके बारे में, तो ये कार्य भी आपको सारे के सारे समझा रखे हैं मैंने। ओके सर, शाम को क्लास होगी? हाँ होगी शाम को क्लास। ठीक है, 6 बजे 6:30 बजे जरूर होगी, सेम इंग्लिश में। और फिर ये क्वेश्चन था बच्चों, कंकाल प्रणाली की क्या कार्य होते हैं, स्केलेटल सिस्टम जो होता है हमारा, कोई 5 को बताओ। तो सारे कार्य मैंने आपको बता रखे अच्छे तरीके से, है ना। तो ये क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे ना पिछली वीडियो में तो आपको पता होंगे। और भी क्वेश्चन अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि जो किशोर अवस्था में समस्याएं होती हैं बच्चों के सामने, वो क्या क्या होती हैं। तो सामंजस्य बैठाना, स्थिरता में कमी होती है किशोरों में। ठीक है, उनको महत्व की अनुभूति होती है, इंपॉर्टेंस की अनुभूति होती है कि भाई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है उनको घर में। अपने करियर के चयन की समस्या होती है। लड़की लड़कियों में जो परिवर्तन आते हैं उसकी वजह से शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आक्रामक व्यवहार की समस्या होती है ना। और जो ये समस्या है ना, लाइक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी, इंपॉर्टेंस, लैक ऑफ इंपॉर्टेंस, प्रॉब्लम ऑफ करियर सिलेक्शन, यही इसके समाधान का है। ठीक है, समाधान कैसे कर सकते हैं, तो उनके साथ में सहानुभूति, स्वतंत्रतापूर्ण व्यवहार करके, घर एवं विद्यालय का स्वस्थ वातावरण बना के, ठीक है, नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा दे करके, मित्रता और पूर्ण व्यवहार के द्वारा, पर्याप्त स्वतंत्रता के द्वारा। तो ऐसे करके ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें वैसे तो ऑलरेडी मैंने समझा रखी हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपका ना रिवीजन हो जाए एक बार। ओके, अब जैसे ये वाला है, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, इसके लक्ष्य उद्देश्य बताइए। तो फर्स्ट एड किसे कहते हैं बच्चों, और इसके उपचार के जो लक्ष्य हैं और उद्देश्य हैं वो क्या क्या होते हैं, तो देख लो सारी चीज़ लिखी है। तो बस आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं इस सेशन के लिए। अभी हमारा ये सेशन 1 घंटा 7-8 मिनट तक का हो चुका है। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज की इस वीडियो में क्लास 11th के अपने फिजिकल एजुकेशन के फाइनल के एग्जाम के लिए जो हमारा सैंपल पेपर नंबर 4 है बच्चों, इसको अच्छे से यहाँ पे सॉल्व करके समझ लिया है। ठीक है ना, और आशा करता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपको बताए हैं आप सभी ने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर ली होगी, अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी और अच्छे से आपके सिलेबस का रिवीजन हो गया होगा। ठीक है ना, अब एक चीज सुनो, आपके फिजिकल के लिए ना, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम आपको कम से कम 8 से 10 सैंपल पेपर करवाएंगे। तो इन सारे सैंपल पेपर की वीडियोस का लिंक आपको आई बटन में यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि कई बार पता है क्या होता है कि हम वीडियो तो अपलोड कर देते हैं, लाइव भी आ जाते हैं, लेकिन आप ज्वाइन नहीं हो पाते। तो अगर मिस हो जाती है, देख नहीं पाते हैं, तो एक बार जरूर से चेक कर लेना यहाँ पे इस प्लेलिस्ट को, सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपकी। ठीक है, बाकी बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना ताकि वो भी देख लें, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक बताइएगा बच्चों मुझे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में, जो कि रहेगी सैंपल पेपर नंबर 5 की वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सैंपल पेपर में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।